नमस्कार, जोहार, इंकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ, इन्हीं नारों के साथ आज ही के दिन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हम सभी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। आज शहीद दिवस है और आज की युवा पीढ़ी, जरा सोचिए कि 23 वर्ष की आयु में एक शख्स फांसी के फंदे पर झूल गया और आज की युवा पीढ़ी जिन्हें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के विचारधाराओं पर चलनी चाहिए, आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है। इन्हीं विषयों को लेकर के समाधान इंडिया आज आपको झारखंड के दूसरे भगत सिंह कहे जाने वाले और भगत सिंह के विचारों पर चलने वाले, उन्हें आदर्श मानने वाले टाइगर जयराम महतो से आपको हम रूबरू कराना चाहते हैं और उन्हीं से आपको भगत सिंह के बारे में सुनाना और दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी के लिए भगत सिंह को जानना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी समाज के विकास और उत्थान के लिए आज की युवा पीढ़ी देखती है। क्योंकि भगत सिंह एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में देश की आज़ादी के सपने संजोए थे। तो चलिए हम जुड़ते हैं टाइगर जयराम महतो से और सीधा जानने का प्रयास करते हैं कि क्या विचार धाराएँ आज की युवा पीढ़ी को प्रभावित कर सकती है और किन दिशाओं में उन्हें चलने की ज़रूरत है। तो आज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं टाइगर जयराम दा। टाइगर जयराम महतो जी, बहुत स्वागत है आपका समाधान इंडिया में फिर से। धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आपके चैनल के माध्यम से आपका भी विशेष धन्यवाद देंगे। आपने हमेशा किसान, गरीब, गांव, झारखंड, आदिवासी, मूलवासी आवाज को जनता के बीच रखने का काम किया है। आपका धन्यवाद दादा। दादा, इंकलाब जिंदाबाद भी आज कहेंगे आपको हम, क्योंकि आज शहादत दिवस है शहीद आजम भगत सिंह का। क्या कहेंगे आज भगत सिंह के बारे में? इंकलाब जिंदाबाद पहले कहेंगे, नमन करेंगे तीनों महापुरुषों को, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए साहस हंसते हुए, शिकर ना करते हुए फांसी के फंदे को चूमने का काम किया था, जिसके कारण आज आजाद भारत का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इसलिए नमन करते हैं उनको और मैं यही चाहूंगा कि कम से कम आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो भगत सिंह के बताए मार्ग पर चले और नए भारत का निर्माण करे और साथ ही हम लोग उन्हीं की विचारधाराओं के साथ नए झारखंड का निर्माण करेंगे। अच्छा दादा, एक सवाल है जो आज की युवा पीढ़ी जानना चाहती है और सवाल ये कि चूंकि आप जानते हैं भगत सिंह को, आप आदर्श मानते हैं, तो जाहिर है कि आप उनके बारे में बखूबी समझते होंगे, जानते होंगे। कुछ इतिहास के बारे में अगर हम जानना चाहें तो महात्मा गांधी को जिम्मेवार ठहराया जाता है भगत सिंह की शहादत के लिए। कितना सहमत है और क्या सच में महात्मा गांधी बचा सकते थे भगत सिंह को? देखिए, ऐतिहासिक आंकड़े तो कहते हैं, लेकिन चूंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने एक कथन भी कहा था कि जरूरी नहीं कि इतिहास की हर बातें सही हो, इसलिए वो 70 साल 75 साल पहले की घटना है। सॉरी, आजादी 70 साल पहले की है, वो घटना 90 साल पहले की है। तो आज के परिवेश में असंभव, चूंकि गांधी एक अहिंसावादी विचारधारा के थे, भगत सिंह भी अगर लोग कहते हैं तो मुझे लगता है भगत सिंह के आधे विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। भगत सिंह भी कहीं ना कहीं अहिंसावादी वे भी थे, कुछ ना कुछ अहिंसा की क्वालिटी उनमें भी थी। नहीं तो अगर उनका मकसद होता यदि हिंसा का, तो असेंबली में बोआ हुए किसी कोने में नहीं, भीड़ में पड़ने का काम करते और 64 दिन भूख हड़ताल नहीं करते। इसीलिए शायद भगत सिंह युवा होने के कारण जो आपके इतिहासकार हो अथवा जो भी जिन्होंने भगत सिंह को प्रेजेंट किया जनता के सामने, निसंदेह उन्हें आक्रामक युवा करार देने का काम किया। लेकिन मेरा मानना है अगर भगत सिंह को करीब से एक एक पहलू को अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि भगत सिंह भी कहीं ना कहीं अहिंसा को पसंद करते थे और इसीलिए उन्होंने 64 दिन भूख हड़ताल किया। तो भूख हड़ताल तो अहिंसा का प्रतीक है। हाँ, रहा बात भगत सिंह युवा थे, वे दोनों रास्ते पर थे। अगर अहिंसा से काम नहीं होती है तो कहीं कहीं उग्रता, आक्रामकता के साथ वो प्रस्तुत होते थे। लेकिन देशवासियों से यही मेरा अपील होगा कि आप भगत सिंह के एक चरित्र को ही प्रेजेंट ना करें। वे 23 साल के युवा थे, इसीलिए लोगों ने सोचा कि युवा आक्रामक होता है। और रहा बात गांधी का, चूंकि इतिहास की बात है, हमें भी जहां तक, हम लोग भी तो आपके छात्र हैं, हमें भी कोई ना कोई स्वस्थ इतिहास की बातों को बताता है। तो लोग कहते हैं, लेकिन जब तक पूरी अध्ययन ना कर ले उस विषय पर टीका टिप्पणी करना अनिवार्य नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल टीका टिप्पणी अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन हम उस दौर के बाद आपके इस दौर को भी देख रहे हैं। हमने कुछ आंकड़े जुटाए हैं जिसमें आज 23 मार्च है और 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हो जाती है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। और आज 1932 की बात होती है और 23 मार्च को अगर आप देखिएगा तो ठीक 9 महीने के बाद 1932 का दौर आ जाता है दादा। और 1932 को लेकर के अब चीजें चल रही हैं, क्या कहेंगे इस पर आप?
इस पर हम यही कहेंगे कि आज झारखंड की जो परिस्थिति है, और आज जहां भी आप जाकर देखिए, अभी हम आपको बता दें एक अड़लगढ़िया कुटकी क्षेत्र में अड़लगढ़िया गांव है थोड़ा, वहाँ एक कंपनी है, बीसीसीएल का कंपनी है, और वहाँ कार्यरत एक फकीर चंद महतो करके व्यक्ति है जो कार्यरत हैं, उन्हें किसी कारणवश काम से निष्कासित कर दिया गया। कंपनी की नजर उनकी जमीन पर थी कि उस जमीन को हमें दे दो, हम वहां पर सड़क का निर्माण करेंगे। इसी बात को लेकर कंपनी ने उन पर दबाव बनाया, उन्हें काम से निष्कासित कर दिया। उनकी जो बेटी थी वह कंपनी के जो अधिकारी थे उनसे विनती करने गई कि मेरा जो पिताजी है उनका काम आप वापस दे दीजिए, आपने क्यों उन्हें बर्खास्त किया है। आज पता नहीं, लोग कहते हैं और जिस प्रकार फोटो वायरल हुआ है वो आत्महत्या नहीं लगता, यानी कहीं ना कहीं कंपनी वालों की साजिश होगी। वह बेटी जो अपने बाप के हाथ को मांगने आई थी, जिसका जमीन कभी गया था, कंपनी ने लगभग एकड़ों जमीन लिया था कंपनी ने, आज उसी बेटी को उसी कंपनी के लोगों ने हत्या करने का काम किया है। तो अभी हम वहीं से आ रहे हैं। तो इसलिए झारखंड का दर्द है, ये एक अड़लगढ़िया की कुटकी की बेटी का दर्द नहीं है, ये पूरे झारखंड का दर्द है कि जमीनें इनकी गई, रोटी इनकी गई, और बेटी भी आज इनकी जा रही है। झारखंडी लुट रहे हैं। आज ये सच्ची घटना बता रहे हैं। भोलू महतो ने भी विधानसभा बात को रखा था, इसलिए आप सुन लीजिए एक बार कि एक बेटी जो अपने पिता के बदले कि मेरे पिताजी को नौकरी में रख लीजिए क्योंकि हमारी जमीनें गई है, और नौकरी में थे हुए, लेकिन किसी कारण बस उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। तो बेटी जाकर अधिकारियों से गिड़गिड़ाने लगी कि भाई मेरे पिताजी को रोजी रोटी का सवाल है, उन्हें नौकरी में रख ले। लेकिन वह बेटी अंधे पर झूठी हुई मिली, जबकि कोई भी अगर फोटो को देखेगा जो वायरल हुआ है, कोई नहीं कहेगा ये आत्महत्या है, क्योंकि एक उसका पांव जमीन पर सटा हुआ है, छोटा सा बाथरूम है, और दुपट्टा, तो दुपट्टा ठीक से बंधा भी नहीं है। तो ये चीजें स्पष्ट है। आज ये दर्द है झारखंडी का है कि माटी भी इनकी गई है, रोटी भी इनकी गई है, और आज बेटी भी इनकी जा रही है। तो इसलिए समझना जरूरी है दादा। जरूर, अभी वर्तमान समय में ये चीज़ें चल रही हैं और आप आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन आज चूंकि शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस है, इसलिए कुछ जो आंकड़े हैं, जो स्पष्ट आंकड़े हैं, उन आंकड़ों पर थोड़ा सा हम आपसे जिक्र करना चाहते हैं और आपके विचार लेना चाहते हैं। एक दौर था जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी, और लोग कहते हैं कि अगर असहयोग आंदोलन लगातार चलता रहता तो भारत 1947 से पहले ही आज़ाद हो जाता। लेकिन चोरा चोरी कांड होता है और असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं। इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव आप जानते हैं कि भगत सिंह और उनके साथ जो क्रांतिकारी लोग थे उन पर भी था। उसके बाद नरम दल और गरम दल कई चीज़ें बनी, आप जानते हैं, और इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हालांकि आप सही बात ये भी कह रहे हैं कि इतिहास में जो चीज़ें हमें सिखाई गई है, आंकड़े स्पष्ट नहीं हो सकते, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि असहयोग आंदोलन हुआ था। और हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई परिस्थिति आज के परिवेश में अगर आपके आंदोलन में होती है जहां आंदोलन वापस लेना पड़ जाए, तो वैसी स्थिति में टाइगर जयराम महतो और उनके साथ जुड़े जो क्रांतिकारी युवा जो अभी सामने उभर कर आए हैं, वो किस तरह का कदम उठाएंगे? वचन रहा अंतिम सांस तक, आखिरी सांस तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। झारखंड को नया निर्माण बनाने का लक्ष्य लेकर हम लोग घर से निकले हैं, और ये लड़ाई जीतकर ही हम लोग कराएंगे। किसी भी सूरत में यह आंदोलन न कमजोर होने देंगे। हाँ, कुछ लोग टारगेट करेंगे। आज ही देखिए, हम देखेंगे सोशल मीडिया में कोई मेरा पुराना फोटो जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के ऐसे एडिट करके हम डाले थे, उसमें हम भी तो युवा थे। तो हमने तो आपके चैनल पर आज तो 1 महीना पहले ही कहा था कि कभी हम बीजेपी की विचारधाराओं से थे, कभी जेएमएम की विचारधाराओं से थे, कभी आजसू की विचारधाराओं से थे। हाँ, कांग्रेस को छोड़कर बाकी जो झारखंड की पार्टियां हैं उनसे थोड़ा सा मेरा हमेशा लगा हुआ है। वो चीजें हम खुदे बताते हैं, लेकिन लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें कमजोर करने के लिए सामने आएंगी। लेकिन मैं आपका स्पष्ट कह दूं, मैंने 8वीं कक्षा में पढ़ा है कि सवाल सत्ता से किया जाता। ठीक है, मैंने अगर सत्ता को बनाने में एक दिन अगर अपना मतदान किया है, अपने परिवार को मतदान के लिए कहा है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को मतदान के लिए प्रेरित किया है, या फिर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर मतदान के लोगों को प्रेरित किया है, तो ये कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बाद अगर हम उसे सवाल ना करें, ये गुनाह होगा। अगर वे गलत करें और हम सवाल ना करें, हम उन्हें उनकी गलतियों को बताए नहीं, तो ये गलत होगा, ये कहीं ना कहीं गुलामी होगी। तो ये चीजें आपको माननी होगी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ 5 साल में एक दिन आपको चुनाव की चर्चा करनी पड़ती है, और उसमें से जो आपको बेहतर लगे उसको आपको चुनना पड़ता है। तो ठीक, मैंने भी ऐसा किया है। मैं स्वीकारता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैंने कभी बीजेपी जो 2014 में सरकार बनी थी, मैं उस विचारधारा से समय प्रभावित था, लेकिन समय के साथ उस विचारधारा अभी में प्रभावित नहीं। फिर 19 में जेएमएम की विचारधारा से प्रभावित हुआ, लेकिन आज उसका भी पिंचिन टूट चुका है, और आज मैं पूर्णतः क्रांतिकारी विचारधारा से ओतप्रोत हूँ। और भविष्य में आपको वचन देता हूँ, आज जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनका समर्थन कभी भविष्य में करने के इच्छुक नहीं हो, और ना ही मैं कर पाऊंगा, क्योंकि इन्होंने केवल और केवल झारखंड को लूटने का काम किया है, और सबकी बारी बारी से सबकी हिस्सेदारी है झारखंड को लूटने के लिए। तो ये केवल और केवल सेंटीमेंट के साथ खेल रहे हैं, और हम लोग यूथ हैं। आज हमें जागना होगा, अतीत की बातों को भूलना होगा, और बहुत सारे लोग आएंगे, तोड़ने के लिए आएंगे,
क्योंकि ये भारत देश भी अगर एकजुटता के साथ लड़ते हैं तो भारत की आबादी 30 करोड़ थी और अंग्रेज कभी 3 लाख से अधिक नहीं हो पाए, तो भारत तो कब का आजाद हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं अपने बीच में लोग तोड़ने काम करते थे, तो ठीक उसी प्रकार इस आंदोलन में भी ऐसा प्रयास हो रहा है। लेकिन निश्चय है हम लोग युवा है, हमारा जो इरादा है वो हिमालय की पहाड़ से भी मजबूत है, पारसनाथ के पहाड़ में जो पत्थर है उससे भी मजबूत है। हम लोग हट है, अडिग है और जिद्दी है, इस आंदोलन को जारी रखेंगे। दादा, एक जो बात आपने कही कि 63 दिनों तक 64 दिनों तक सबसे कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा भूख हड़ताल किसी ने किया था तो भगत सिंह ने किया था, और उनके साथ जो उनके साथी थे जतीन्द्र नाथ दास, उनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं 63 दिनों के बाद उनकी शहादत हो जाती है। और भगत सिंह लगातार फिर भी अपना जो आगे का उनका जेल के अंदर जो नियम थे उनको बदलने के लिए, लोगों को मजबूत करने के लिए वो पहल करते हैं। लेकिन जयराम दा, में ये बताइए कि आज की युवा पीढ़ी जहां आप आंदोलन करते हैं, एक दिन युवाओं को कहीं ना कहीं भूखे रहना पड़ता है, और अगर भूख हड़ताल करने की ज़रूरत पड़ जाती है भविष्य में, तो टाइगर जयराम दा कितने मजबूत हैं और आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे जिन्हें एक दिन के लिए या यूँ कहें कुछ दिनों के लिए भी अगर भूखे रहना पड़ जाए? भगत सिंह इतने लंबे दिन तक किए। बस समझने वाली बात यह है कि विश्व की सबसे बड़ी हंगर स्ट्राइक कहा गया उनको। आज की परिस्थिति में क्या कहेंगे आप आज की युवाओं के लिए? बिल्कुल, अगर ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है कि हमें अपनी टीम के साथ भूख हड़ताल करना पड़े तो हम लोग भी स्वीकारेंगे। और कुछ दिन पहले रांची में हमारे कुछ साथियों ने भूख हड़ताल किया था, तो ऐसी बात नहीं, इससे हमारा नाता रहा है। हमने भी कई आंदोलन में 1 दिवसीय भूख हड़ताल में प्रदर्शन किया है। और कल की जो विधानसभा घेराव की बात करें, बहुत सारे यूथ ऐसे थे जो रात 12 बजे पहुंचे थे और फिर जब घर आए तब खाना खाया था। मेरी टीम में भी 15-16 लड़के हैं, सब में से किसी ने, मैंने भी मात्र 4 के 5 कितना ही खाया था। तो कहीं ना कहीं हम लोग भूख हड़ताल को सहने के लिए चूंकि भगत सिंह को मानते हैं, तो उनके जैसा नहीं लेकिन उनके चरणों की धूल के बराबर तो बन सकते हैं। और निश्चय अगर भविष्य में कभी भूख हड़ताल की आंदोलन में अगर भूमिका होगी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, यूथ इसके लिए तैयार है। हमने तो उस आंदोलन में देखा जब हम लोग विधानसभा के लिए कुछ किए थे, रात में बैरिकेडिंग लगी तो हम लोग जोरिया नाला खेत खलियान को फांदते हुए नहीं, कुछ साथियों का पेड़ फ्रैक्चर हुआ लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे शिकन नहीं थी, बल्कि वे कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बढ़िए, हमको हॉस्पिटल भेज दिया, आप लोग आगे बढ़िए। तो ये चीजें हमने भी देखा कि यूथ जो हमारे हैं, जो हमारे साथी हैं, उन्हें भी शिकन नहीं है, वे जानते हैं, लगातार दर्द को सहा है उन्होंने, लगातार झारखंड के अतिक्रमण को देखा है, यहाँ के लोगों की दशा को, दुर्दशा को देखा है। आज वे तैयार हैं और हड़ताल के लिए, हंगर स्ट्राइक के लिए, वे भी भगत सिंह के चरणों की धूल बोलने के लिए हमारे साथी भी तैयार। दादा, हमने आपको झारखंड के दूसरे भगत सिंह के को लेकर के इसलिए भी संबोधित किया है और क्योंकि आप उनके रास्तों पर, उनके विचारधारा पर चलते दिखाई देते हैं। इसका एक उदाहरण हम ये भी देना चाहते हैं कि जब लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनका जो बदला लेने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति का, हम जिनका नाम हम शायद भूल रहे हैं, सोनहार्ड, क्या नाम था उनका, आप शायद सैंडर जी, सॉन्डर्स नाम था, सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं वो, और उसके बाद पोस्टर पर लिखते हैं कि लाला लाजपत राय की जो हत्या हुई थी उसका बदला हमने ले लिया। उसके बाद पुलिस उन्हें खोजती है और वो कराची से कलकत्ता के लिए निकलते हैं, जिसमें उन्हें अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती है। आज की परिस्थिति में टाइगर जयराम महतो को भी वेशभूषा बदलना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। बदलना पड़ रहा है। उस दिन लगभग हम अपना 4 को शर्ट बदलने का काम किए, लास्ट में ट्राउजर हाफ पैंट का होकर विधानसभा से वहां जाके ट्राउजर पहनने का काम किए थे। तो ये चीजें हम लोग को भी दिख रहे हैं, हमारे जो तमाम साथी है उन्हें भी गाड़ी का रास्ता बदलना पड़ा बैरिकेडिंग के कारण। तो ये चीजों का सामना हमें भी करना पड़ा है। जो आजादी के संघर्ष में भगत सिंह ने कहा था, हम लोग उन्हें आदर्श मानते हैं और उन चीजों का सामना हमें भी करना पड़ रहा है, इसके लिए हम लोग तैयार भी हैं। जी, हालांकि कल उस दिन आजाद भारत की पहले की तस्वीर कुछ और थी और आज की परिस्थिति कुछ और है, लेकिन फिर भी भगत सिंह ये बात कहते थे जब वो समाजवाद क्रांतिकारी की बात करते थे, वो लेनिन और मार्क्सवाद से काफ़ी प्रभावित थे, जैसा कि आप जानते हैं। और उनका ये भी कहना था कि सत्ता में जो भी रहें, लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो फार्मर हो, उनका किसी भी हाल में शोषण नहीं होना चाहिए। और आज़ाद भारत से पहले ही ये बात वो कहते थे। और आज की परिस्थिति में अगर आप मजदूरों को और किसानों को देखेंगे तो शोषण कहीं ना कहीं जरूर दिखता है। इस पर आप क्या कहेंगे टाइगर जयराम? बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। भगत सिंह ने कहा था कि आजादी तो हम अंग्रेजों से ले लेंगे, उनसे छीन लेंगे आजादी, लेकिन क्या हुआ? आजादी गांव तक, खेतों तक, किसानों तक, मजदूरों तक जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी? या फिर कहीं चंद मुट्ठीबंद लोगों यानी अमीरों की हाथों में तो आजादी सीमित नहीं रह जाएगी? सच्चाई है। भगत सिंह को भले कोई क्रांतिकारी बोले, कोई युवा नेता कहे, लेकिन हम उन्हें फिलोसोफर भी मानते हैं। जो दर्शन उन्होंने भविष्य का दर्शन उस समय कर लिया था कि आजादी तो हम ले लेंगे अंग्रेजों से, और क्या वो गांव तक जाएगी? तो एक दार्शनिक भी थे, छोटा सा दार्शनिक भी उन्हें मानना चाहिए। निश्चय वे
जब हिंसा की बात होती थी वे हल्की फुल्की हिंसा से भी नहीं चुकते थे और अहिंसा का भी वे अनुपालन करते थे। लेकिन भगत सिंह दार्शनिक भी थे, फिलोसोफर भी थे। उन्होंने 90 साल पहले ही कर दिया था, आजादी तो हम देश से आने लगे हम, लेकिन क्या वो गाँव गरीब किसान तक जाएगी? लेकिन आज सही बात है करता, आज भी किसान तक गांव तक आजादी नहीं जा पाई है। आंकड़े कह रहे हैं, हम नहीं आंकड़े कह रहे हैं। लगातार किसानों की आत्महत्या पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड पढ़ रहे थे, हजारों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, भुखमरी के साथ बहुत लोग का जीवन अंत हो जा रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर है, वे भी डिप्रेशन में है और आत्महत्या जैसी घटनाओं को वे भी अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भगत सिंह ने जो 90 साल पहले भारत के लिए देखा था, आज 90 साल बाद वो डर सही होता हुआ दिख रहा है। इसलिए आज अगर भगत सिंह के सपनों का भारत और एक समाजवाद अगर भारत बनाना है तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ कानूनें बनाने होंगी, थोड़ा सा आपको समाजवाद और साम्यवाद को कॉम्बिनेशन करना ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसा माहौल आपको बनाना होगा कि अमीरी में नियंत्रण हो और गरीबी को उन्नति की ओर जोड़ा जाए। ज्यादा गैप ना हो कि कोई व्यक्ति अरबों कमाने और कोई 10 रुपया के लिए सोचे, तो इस तरह का भी स्थिति ना होनी चाहिए। यानी इस पर एक नया पहल हो सरकार की ओर से कि व्यक्ति को कमाने का मौका मिले, अच्छी बात है, लेकिन जो निम्न स्तर पे जो है उनसे उनका ज्यादा गैपिंग ना हो। दादा एक सवाल ये भी है कि आज की जो युवा पीढ़ी है भगत सिंह को सुनकर उनकी तरह मूछें रखती हैं, अपने प्रोफाइल में भगत सिंह की तस्वीर लगाती है और उनको देख करके कहीं ना कहीं एक वायलेंस तरीके का एक उनके दिमाग में एक कल्पना हो जाता है कि इस तरीके से स्थिति रहा होगा। लेकिन भगत सिंह तो ये कहते थे कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होती है, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। तो आपको क्या लगता है दादा कि आज की जो युवा पीढ़ी है भगत सिंह को किस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि आप उनको आदर्श मानते हैं और यहाँ तक कि जब उनके साथी जो रहे थे भगत सिंह के साथ में जो उनके दोस्त थे वो भगत सिंह को लेकर ये कहते थे कि जब भी मैं भगत सिंह को देखता हूँ तो उनके हाथों में किताबें रहती हैं, और आज टाइगर जयराम महतो के हाथ में भी किताब है। संदेश क्या होगा सरल भाषा में अगर युवाओं को दिया जाए आज के दिन? तो सरल भाषा में युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आंख के बदले आंख नहीं मांगी जाती है, अंधकार को अंधकार से नहीं मिटाया जाता है, नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से मिटाया जाता है, उसी प्रकार अंधकार को अंधकार से नहीं प्रकाश से मिटाया जाता है। तो बदले से नहीं, बदलाव की भावना आज की युवा पीढ़ी में हो और वे बदलाव लाने के लिए मेहनत करें, प्रयास करें, एक ऐसा भारत बनाए जहां हर व्यक्ति सुखी संपन्न हो और चेहरे पर मुस्कान के साथ जीवन यापन कर सके। बिल्कुल भगत सिंह की जो छवि हम लोग बनाते हैं आक्रामकता की, निश्चय ही युवा थे, युवा आक्रामक होते हैं, थोड़ा सा उग्र भी होते हैं, हम लोग भी हैं, लेकिन अंततः ये बात वास्तविक है कि भगत सिंह के हाथों में हमेशा किताबें थी। वे अपने दोस्तों से जब भी मिलते थे वे जिक्र करते थे कि फलाना किताब लाया कि नहीं लाया, उस किताब को मैंने लाने को कहा था। तो वास्तविकता है कि हथियार से नहीं विचारों से ही दुनिया को बदला सकता है। अगर आप हथियार का प्रयोग करेंगे विचार तो हार्डली 10 लोगों को मार सकते हैं। अगर आप पहलवान है बलवान है तो आप 10 लोगों को मार के गिरा सकते हैं, लेकिन 11वां आदमी को जो मारने की बारी आएगी आप थक जाएंगे या तो आपकी तलवार बौछार हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास विचार है तो आप खुद से बन के लाइट ऑफ एशिया बन सकते हैं। आज इंकलाब जिंदाबाद चलना चाहिए, इंकलाब जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंकलाब जिंदाबाद। जी दादा एक दो सवाल रह गए हैं, सवाल नहीं है, हालांकि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपका संदेश और आपका विचार, चूंकि आप आदर्श मानते हैं भगत सिंह को, इसलिए उन्हीं के बारे में आज हम लोग एक तरीके से बातचीत कर रहे हैं। ना ये सवाल है बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके विचार उससे कितने मिलते जुलते हैं ये बताने का प्रयास है। दादा एक उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं वासुदेव कुटुंबकम की जो है वो भावना रही थी। हम इस बात का इसलिए भी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों जिस तरह से बाहरी भीतरी कई चीज़ें चल रही हैं, अलग राज्य में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, कई लोगों के अंदर कई तरह की भ्रांतियां हैं। और भगत सिंह को आदर्श आप मान के चलते हैं तो 1924 में उन्होंने विश्व प्रेम करके एक आर्टिकल लिखा था जो कलकत्ता के एक मैगजीन मतवाला में उन्होंने उनकी जो लेख है वो छपी थी। उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम के बारे में जिक्र किया, तो उसमें उन्होंने विश्व प्रेम के बारे में बताया। तो जाहिर सी बात है कि विश्व में उन्होंने जो संदेश दिया साफ तौर पर राज्यों में भी इसका असर दिखता है। तो आज कहीं ना कहीं बिहार को लेकर के जिस तरह से बातें चल रही हैं और बिहार के कई लोग ऐसे हैं जो समर्थन करते हैं कि नहीं भाई कानूनी रूप से जो झारखंड की जो ज़रूरत है, जिस चीज़ की मांग चल रही है वो हो, जिसको आपने कई बार कहा है, लेकिन एक तबका है जो इसका विरोध करता है। तो इसको आप कैसे समझा पाएंगे, कैसे बता पाएंगे? दादा बिल्कुल, हम भी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और हम अक्सर कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपना अपना भोजन करता है तो उसे हम लोग प्रकृति कहते हैं। कोई इंसान यदि अपना भोजन किसी दूसरे को बांट के देता है इसे संस्कृति कहते हैं, और कोई किसी का छीन के खाता है इसे विकृति कहते हैं।
तो हम भी पक्ष में है कि व्यक्ति प्रकृति के साथ रहे, हो सके तो उसमें संस्कृति रहे, लेकिन विकृति ना रहे, कोई किसी का छीन के ना खाए, वो बांट के खाए, अपना अपना खाए, वो अपना खाए, हम अपना खाते हैं, इसको हम भी मानते हैं, ये प्रकृति है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, झारखंड के साथ यहाँ विकृति हो रही है, हमारे हिस्से को लोग छीन के खा रहे हैं, तो ये तो गलत चीजें हैं। अगर आज भगत सिंह भी होते हैं तो भगत सिंह हमारे साथ होते, इसलिए हम कह रहा हूँ, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ दादा कि सरदार पटेल, क्योंकि भगत सिंह को मानते हैं तो सरदार पटेल को भी थोड़ा मानना ही होगा, तो थोड़ा नहीं बहुत मानना होगा। सरदार पटेल लोह पुरुष, भारत को एकीकरण करने वाले पुरुष, उन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए, वे अडिग थे, लेकिन 2 साल बाद उन्होंने स्टेटमेंट को बदला और कहा कि लोकतंत्र में लोगों की मांगे गलत हो या सही हो माननी चाहिए। तो आज अगर भगत सिंह होते तो निस्संदेह झारखंड के हक के महात्मा मैंने झारखंड के फेवर में खड़े होते कि नहीं, झारखंडियों की जो मांग है वो सही है। आखिर अलग अलग राज्य बने हैं, क्यों बने हैं? इसीलिए बने हैं कि उस राज्य के व्यक्ति का साधन में, संसाधन में, नियोजन में पहला हक बने। लेकिन आज हमारा हक तो पहला कहीं नहीं है। आप कहीं जाइए, प्राइवेट निजी सेक्टर में जाइए, सरकारी सेक्टर में जाइए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाइए, आप ठेकेदारी में जाइए, यहाँ झारखंड के लोग कहीं है ही नहीं। अगर होते हैं तो 12 लाख, सरकारी आंकड़े 12 लाख करते हैं, मैं कहता हूँ 15 लाख 16 लाख, उससे ज्यादा उतने मजदूर हमारे बाहर में नहीं होते। तो ये चीज स्पष्ट है कि हम पहला हक मांग रहे हैं कि रोटी जो मेरी माँ ने रोटी बनाई है उस पर मेरा हक पहले है। अगर हमसे हो जाए, बच जाए, तो पड़ोस में अगर कोई बच्चा है उसे मेरी माँ की रोटी मिलनी चाहिए, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी माँ है तो रोटी पे पहला हक मेरा है। ठीक उसी प्रकार झारखंड मेरा है, हमने सजाया है, हमने पसीना बहाया, हमने खून बहाया है, तब झारखंड बना है। तो इन संसाधनों पर, यहाँ के नियोजन पर पहला हक किसी का हो तो मेरा हो, हमारा हो, झारखंडियों का हो। तो ये चीजें नहीं आ रही है सामने। कहीं भी देखिए, एचईसी जाइए, बीसीसीएल जाइए, सेल जाइए, टाटा जाइए, सिंदरी प्लांट जाइए, या अन्य निजी कंपनियां जाइए, जहां नए नए कंपनी आगे बस रहे हैं, वहां अन्य राज्यों के लोग लाखों रुपए का डोनेशन देके आ जा रहे हैं। तो भाई ये हमारी मन गलत कभी ना थी, ना कभी है, ना कभी होगी। बिहार के लोगों का समर्थन है। मेरे एक मित्र ने हमको जेपी नारायण की किताब भेजी है, जयप्रकाश नारायण की किताब भेंट में, इसको पढ़ो, लड़ाई में और मजबूती मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, वे लोग भी हमारे समर्थन में है जो प्रकृति और संस्कृति के साथ खाना चाहते हैं। सकल गुण है दादा जो विकृति के साथ, यानी किसी के हिस्से को छीन कर खाना चाहते हैं, उन्हें तकलीफ है हमारी लड़ाई से। बिल्कुल दादा, बिल्कुल आपका कहना भी सही है। और अगर आज के परिवेश में देखा जाए तो एक तरीके से उस दौर में जब शहीद आजम भगत सिंह जेल के अंदर थे, तो बाहर उनकी जो सुगबुगाहट है, उनके लेख के माध्यम से लोगों के अंदर उनको लेकर के एक सहानुभूति जुड़ती गई और लोग उनसे जुड़ते गए। उसमें अखबारों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, मैगजीन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उस दौर में चीज़ें अलग तरीके से थी, लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया है, तो एक तरीके से इसे भी एक बहुत बड़ा, आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ये भी एक बहुत बड़ा जरूरी साधन है इस क्रांति में? और आज के बिल्कुल बिल्कुल, आज जो भाषाई आंदोलन, इसको जो गति मिला है, ये सोशल मीडिया से मिला है। रणधीर वर्मा चौक पे हमारे एक पत्रकार का नाम ले लेंगे, वे खुद कहते हैं कि नाम मत लेना। उन्होंने जो वीडियो चलाया था, जो 19 मिनट चला था, उस वीडियो में एक एक जो पॉइंट था, उसमें दर्द थी, उसमें इतिहास था, उसमें भूगोल था, झारखंड की हर एक दर्द को उसमें 19 मिनट में मैंने दर्शाने का काम किया था। हालांकि आंदोलन में सबका हजारों लोगों का योगदान है, लेकिन वो वीडियो जो रणधीर वर्मा चौक से वायरल होता है, कहीं ना कहीं झारखंड के जनमानस में जाके उनको आभास कराता है, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को आभास कराता है। बहुत सैकड़ों लोगों ने कहा कि हम लोग भी गुस्से में थे, लेकिन हमें आज तक एक मौका ढूंढ रहे थे। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा योगदान है, चाहे मानव श्रृंखला की बात हो, या रांची चलो की बात हो, या फिर राजपुर खतियान की बात हो। ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, उसी के माध्यम से लोग जमा हुए, इतनी भीड़ हुई। नहीं तो ये संभव नहीं था कि सरायकेला का व्यक्ति रांची पहुंचता, गोड्डा का व्यक्ति रांची, कोडरमा से भी व्यक्ति रांची गए, इतने लोगों से फोन पे बात करना भी पॉसिबल नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का योगदान था। हम स्वीकारते हैं सोशल मीडिया को। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने इसका सकारात्मक उपयोग भी किया। और वही जिस तरह से शहीद आजम भगत सिंह ने लेख के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जो चीज़ें उन्होंने की थी, आज वही उपयोगिता आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए करते हुए आप दिखाई देते हैं। आपके साथ जो युवा हैं वो दिखाई देते हैं। टाइगर जयराम दा, आपने कई बार कविता का जिक्र किया है कि अगर हमारी मांगें पूरी हो गई, सरकार ठीक से चली, तो मैं पारसनाथ की पहाड़ियों में जाऊंगा, कविताएं लिखूंगा। क्या कोई ऐसी छोटी मोटी कविताएं हैं, या फिर कुछ ऐसा संदेश जो कोई कविता आपके दिमाग में अगर हो तो थोड़ा सा 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए रख दीजिए। जी, कविताएं तो बहुत लिखी, और मेरी कविताओं का स्वर भी विद्रोही है, इसीलिए 2 लाइन सुनाऊंगा। जंगल छीना जमीनें छीनी, जंगल छीना जमीनें छीनी, दांव पेंट से छीना संसार, तुम ही बताओ ऐसी परिस्थिति में कौन भला ना उठाएगा हथियार। क्या बात। तो आज जो हमारे साथ अतिक्रमण हो रहा है, इसी परिस्थिति के कारण आज लोग हथियार उठा रहे हैं। और पिछले और पंक्ति था कि कौन चाहे दर दर भटके, कौन चाहे दर दर भटके,
घर से बाहर जहां कोई ना हो संग बिताने को, और कोई चाहे सुखी संपन्न परिवार हो, सामने समाज हो, खुशियां बांटने के लिए। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो आज हमारा विद्रोही ना बने, एक प्रेम पूर्वक घर हो, समाज हो, वहां हम लोग रह सके, अच्छे से जीवन यापन कर सके, ये चीजें हम भी चाहते हैं। लेकिन लगातार हमारी चीजों का अतिक्रमण हो रहा है, इस कारण आज हमारा पलायन, विस्थापन। एक पंक्ति पुनः की, जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओ ने खुद बेटों की बोलियां दी हैं। कि जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओ ने खुद बेटों की बोलियां दी हैं। क्रांति ने एक सर मांगा है, तो झारखंड के लोगों ने भर भर की झोलियां दी हैं। तो चलिए, क्या बात है, बहुत सुंदर। और हमें लगता है कि अगर हम दर्शक दीर्घा में होते तो तालियां बजा पाते, लेकिन एज एंकर हम आपके साथ बैठे हैं तो मुलाकात होते रहेगी। सवाल कई हमारे शेष रह गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सवाल आपके सामने हम बैठकर आपसे पूछें और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। झारखंड को आपकी आवश्यकता है, ज़रूरत है, और भगत सिंह के बताए रास्तों पर आप इसी तरह से चलते रहें। ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, सबकी समाधान इंडिया चैनल का भी, न्यूज का भी धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद।